वेलकम बच्चों। तो यहाँ तक हम लोग अभी तक अपने लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम पहुँच चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एंड पर। प्रीवियस क्लास तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसमें अगला एडवांस लेवल का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से चीजें थोड़ा सा और प्रीवियस टॉपिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा हायर लेवल की होंगी, तो आपको भी अपने एफर्ट को थोड़ा सा हायर लेवल पर लेकर जाना है। शुरू करेंगे, बढ़ाएंगे इसको आगे। तो चैप्टर हमारा रिफ्रैक्शन लाइट ही चल रहा है, उसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को आगे बढ़ाए तो यहाँ पर हमें एक खास बात पहले सीखनी है और वो है मीडिया के बारे में। ये एक्चुअली प्लूरल है मीडियम का। मीडियम किसी भी ऐसे रीजन को बोलते हैं जहां से लाइट पास होकर जा सके, यानी कि इसको ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि एनी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास। इसके हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं जो आपको इस चैप्टर में आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये है एक टाइप कैटेगरी है रेयरर फॉर्म की और दूसरी कहलाती है डेंसर फॉर्म की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेयरर डेंसर, यहाँ डेंसिटी कम होगी, यहाँ डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। लेकिन इसका सेंस क्या है थोड़ा सा लिख लेते हैं। हेयर मीडियम पार्टिकल्स आर फार अवे, एक दूसरे से दूर रहते हैं। और यहां देखें तो हेयर मीडियम पार्टिकल्स आर क्लोजर, ये एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। अब अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट मीडियम, सिंगल मीडियम अगर लेते हैं तो हम उसे ना तो रेयरर कह सकते हैं ना ही डेंसर। ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं ये हमारी कंपैरेटिव स्टडी है। कंपैरिजन करेंगे एक मीडियम को दूसरे मीडियम के साथ, तभी बता पाएंगे कौन रेयरर और कौन डेंसर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं वाटर और ग्लास की, दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों से लाइट पास होकर जा सकती है। तो अगर हम वाटर और ग्लास को कंपेयर करें तो ग्लास सॉलिड की कैटेगरी है जिसमें मीडियम पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा होती है। तो ग्लास को अगर कंपेयर किया है आपने विद वाटर तो ग्लास इज इन द कैटेगरी ऑफ डेंसर एंड वाटर इज इन द कैटेगरी ऑफ रेयरर। वही वाटर जो अभी रेयरर दिख रहा है उसको हम डेंसर की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं अगर आप उसे एयर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। उसी ग्लास को जिसको आपने डेंसर के साथ रखा है वो रेयरर की कैटेगरी में भी आ जाता है अगर हमने उसे कंपेयर कर लिया डायमंड के साथ। तो बेसिकली ये जो कंपैरिजन है यही हमें बताएगा कि किसको रेयरर लेना है और किसको डेंसर लेना है। ऐसे ही अगर हम इसमें एयर की बात करें तो एयर बेसिकली इसके लिए हम कह सकते हैं दिस इज रेयरर मोस्ट, सबसे ज्यादा रेयरर यही मीडियम है। और इसी तरह से डायमंड के लिए हम कह सकते हैं दिस इज डेंसर मोस्ट। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में ही रेयरर और डेंसर की कैटेगरी बन जाती है, यानी कि डायमंड हमेशा डेंसर की कैटेगरी में होगा, एयर हमेशा रेयरर की कैटेगरी में। लेकिन उसमें भी एक कंपैरिजन हो जाता है कभी कभी कि अगर आपके पास हॉट एयर और कोल्ड एयर का कंपैरिजन आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोल्ड एयर के पार्टिकल्स पास होते हैं तो डेंसर मीडियम में आएंगे, हॉट एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, रेयरर मीडियम की कैटेगरी में जाएंगे। अदरवाइज डायमंड डेंसर मोस्ट में लेना है, एयर को रेयरर मोस्ट में लेना है। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब हम शुरू कर सकते हैं हमारा मेन टॉपिक जिसे हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली फिर से एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, उसके पाथ में चेंज आ जाता है। बट ये तब होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर या फिर डेंसर से रेयरर। तो बेसिकली इसको डायग्रामेटिकली हम कुछ ऐसा दिखाते हैं कि
ये सपोज एक लाइन जो दो डिफरेंट मीडियम को सेपरेट कर रही है, ऊपर मान लेते हैं रेयरर, नीचे डेंसर, और इसमें एंगल दिखाने के लिए हमें इमेजिनरी 90 डिग्री पर आने वाली लाइन बना देते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो लाइट का मूवमेंट हम रेयरर से डेंसर दिखा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, डेंसर से रेयरर भी दिखाया जा सकता है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो लाइन दो मीडियम को सेपरेट कर रही है इसे हम नाम देते हैं इंटरफेस, या फिर हम इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कह सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, इसी तरह से रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ जाएगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। नीचे वाला मीडियम रेयर है। आप एग्जांपल में किसी को भी ले सकते हैं, जैसे कि इधर हमने एयर लिया तो इधर ले लिया है वाटर, इधर आपने ग्लास लिया तो इधर वाटर, आपकी चॉइस है। अब इसके लिए ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी लाइट स्ट्रेट पाथ में तो ट्रेवल करने का नेचर है इसका, ये जाना चाहती थी बिल्कुल इस तरह से सीधा एकदम स्ट्रेट जाना चाहती थी, बट ये ऑब्जर्व किया गया कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यानी कि रेयरर से डेंसर जाती है तो ये अपने पाथ से सीधे चलने के बजाय डेविएट हो जाती है और कुछ ऐसे चलने लगती है। अब मीडियम में यहाँ पर जहां पर मीडियम का चेंज आया है वहां से डायरेक्शन भी चेंज हुई है, लेकिन उसके बाद फिर स्ट्रेट चलने लगेगी। इसी डेविएशन को नाम दे देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और डेफिनेशन में भी यही कहते हैं इट इज फिनोमिना ऑफ change in path of light rays, change in path of light rays when it goes from one medium to another, यानी कि there is change in medium। प्रीवियस मेथड जो हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसमें मीडियम में चेंज नहीं था, मीडियम सेम होता था, फिर भी लाइट स्ट्राइक करके अपने डायरेक्शन को बदल लेती थी। इस केस में मीडियम भी बदल गया है और मीडियम बदलने की वजह से लाइट के पाथ में चेंज आया है। फॉल होने वाली लाइट को पहले की तरह इंसिडेंट रे बोल देंगे, और इस बार बेंड होने वाली लाइट कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान रहे, इसको लिखते हुए बहुत ध्यान से लिखना है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आर और एल का फर्क होगा, तो इस बार ये रिफ्रैक्टेड रे है। नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये इक्वल नहीं है। ऐसे उल्टा है, डेंसर से रेयरर भी होता है। तो डेंसर से रेयरर जब आप भेजेंगे लाइट को, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करने का नेचर है इसका, तो स्ट्रेट आप जब इसे पास कराएंगे तो नेचर है सीधा जाने का। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि डेंसर से रेयरर पे बेंड हो जाती है फिर से। इस बार जो बेंडिंग है वो दूसरी तरफ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही रहेगा आर, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है उसमें चेंज आ रहा है, उसके पाथ में चेंज आ रहा है। रेयरर से डेंसर में बेंडिंग, डेंसर से रेयरर में बेंडिंग। बस इसमें किस बात का फर्क है कि रेयरर से डेंसर में आते हुए ये बेंड हो गई है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इस बात को जरूर याद रखेंगे, दिस इज द केस ऑफ टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, टुवर्ड्स नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें बेंड हुई है अवे नॉर्मल, दूर गई है, तो इसको बोल देते हैं अवे नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल कह सकते हो आप, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो याद रखने वाला है यहाँ पर कि whenever there is change in medium, there is change in path of light ray, this phenomenon is known as refraction of light। रेयर से डेंसर में बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल और डेंसर से रेयर में बेंडिंग अवे नॉर्मल। कौन रेयर और कौन डेंसर? बड़ा आसान है, गैस और लिक्विड में गैस रेयर, लिक्विड डेंसर, लेकिन लिक्विड और सॉलिड में लिक्विड रेयर और सॉलिड डेंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट, बाकी याद रखने के लिए बता ही दिया है। ग्लास फिर डायमंड में भी कंपेयर करेंगे तो सॉलिड सॉलिड है, लेकिन डायमंड डेंसर मोस्ट में आता है तो उसके अकॉर्डिंगली है। अब कौन सा मीडियम रेयर होगा, कौन सा मीडियम डेंसर होगा, या तो आपको इस नॉलेज से पता होगा, या फिर इसके लिए एक फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे बढ़ाएंगे आगे। तब तक आप इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। तो रेयरर और डेंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फैक्टर हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसकी हम बात करें, उसके लिए हमें जाना होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर। उससे भी पहले थोड़ा सा इस फिनोमेना के डेली लाइफ के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये मार्कर या पेन या पेंसिल है, अगर आप उसे ग्लास ऑफ वाटर में डिप करते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं जिस
पॉइंट से वो डिप हुआ है, जहां से वाटर की सरफेस शुरू हुई है, वहां से पेन या पेंसिल आपको बेंड होता हुआ दिखाई देगा। ये होने के लिए तो सीधा है, बट आपको ऐसे बेंडिंग दिखाई देगी। तो दिस टाइप ऑफ बेंडिंग जो आपने डिप किया पेन और पेंसिल को वाटर में या लिक्विड में, ये सरफेस से बेंड होना शुरू हो जाता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कभी ऐसा होता है कि आपने किसी कंटेनर में, जैसे बकेट है, उसमें पानी भरकर उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, कोई कॉइन वगैरह आपने डाल दिया, उसे जब आप ऑब्जर्व करेंगे ऊपर से तो आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्टेड दिखाई देता है। आप उसको देखकर अंदाजा लगाकर उसको अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ ज्यादा डेप्थ में चला जाता है, यानी कि जो एक्चुअल डेप्थ है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, उससे कम डेप्थ दिखाई देती है। उसे हम कहते हैं वर्चुअल डेप्थ कह सकते हो या अपेरेंट डेप्थ कहते हैं। तो वो जो डेप्थ का वेरिएशन है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रात को सबने तारों का टिमटिमाना तो देखा ही है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक एक करके हम उनकी बात भी करेंगे जैसे जैसे वो हमारे टॉपिक में आते जाएंगे। तो फिलहाल अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पहला रूल तो कॉमन है, जैसा रिफ्लेक्शन में था, कि अगर आपके पास ये एक इंटरफेस है, आप इमेजिन कर लीजिए इंटरफेस है या रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस पर एक नॉर्मल, इस नॉर्मल में अगर ये आपने लाइट डाली है इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो आपको पता है यहाँ से सीधा जाना चाह रही थी, जाना तो सीधा चाह रही थी, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाना चाहती थी ये ब्लू वाली, बट ये क्या हो जाती है, ये बेंड हो जाती है। ये टुवर्ड्स नॉर्मल भी बेंड हो सकती है, अवे नॉर्मल भी। लेकिन ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, इनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ही प्लेन सरफेस में एग्जिस्ट करती हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। दूसरा आता है, ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप में अलग से एक नेम लेकर आया है, स्नेल्स लॉ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेंगे तो दोनों बताने हैं, सिर्फ यही पूछा है तो इसको बताकर आप छोड़ सकते हैं। लॉ है तो एक कॉमन स्टार्टिंग होती है हमेशा। लॉ को हम बोलते हैं इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में रिलेशन बताता है। सिंपल रिलेशन की बात करें तो रिलेशन कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इसी कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकेंड और फर्स्ट का रोल क्या है, जहां से लाइट आ रही है फर्स्ट, जहां जा रही है सेकेंड। ग्लास से आई फर्स्ट, वाटर में गई सेकेंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट होगा। तो अगर इसी फॉर्मूले को हम डेफिनेशन में डालें, स्टेटमेंट में डालें, तो इट स्टेट्स दैट रेशियो है, इट स्टेट्स दैट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू, किसके साथ है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, कॉल्ड, नाम रखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। हमारा फॉर्मूला बन गया है, थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसको सिंबल देते हैं हम म्यू, इसे म्यू पढ़ते हैं, एम यू म्यू पढ़ा जाता है। कुछ बुक्स में इसको एन से भी डिनोट कर लेते हैं, इवन आपकी टेक्स्ट बुक में भी एन से डिनोट हो रखा होगा, तो आप चाहें तो एन से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का सिंबल है, इसे हम यूज कर रहे हैं। लाइट कहां से आ रही है, फर्स्ट से आ रही है, तो फर्स्ट को यहाँ थोड़ा नीचे लिखेंगे, कहां जा रही है, सेकंड में जा रही है, तो इस तरह से। और इसको पढ़ने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जैसे आप पहले वाले केस में एग्जांपल ले सकते हैं, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली एयर से वाटर जा रही है, तो दिस इज ए म्यू डब्ल्यू। या फिर दूसरा केस अगर लेंगे, दूसरा केस लेते हैं तो डेंसर से रेयर में ग्लास से वाटर जा रही है, तो म्यू के लिए ग्लास से वाटर। तो पढ़ने का तरीका है, शॉर्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर आई लिख देंगे, तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर राइट वाले के लिए विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वाले के रिस्पेक्ट में एयर, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इस तरीके से लिखा जाता है।
यही फैक्टर हमें बताता है कौन सा मीडियम कितना ज्यादा रेयरर, कितना ज्यादा डेंसर। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मीडियम उतना ज्यादा डेंसर होगा। ये ऑप्टिकल डेंसिटी के फैक्टर को बताने वाला एक्सप्रेशन है। 1 म्यू 2 ए म्यू डब्ल्यू जी म्यू डब्ल्यू पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए और लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। म्यू अगर आपको मुश्किल लगे आप एन सिंबल लगाओ, लेकिन आगे पीछे लिखने का तरीका जरूर ध्यान रखें। जो पहले लिखेंगे आप वो मीडियम होगा जहां से लाइट आ रही है, जो बाद में लिखेंगे ये वो मीडियम है जहां लाइट जा रही है। और पढ़ने का तरीका जहां जा रही है उसके लिए, जहां से आ रही है उसके रिस्पेक्ट में। तो 1 म्यू 2 ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ए म्यू डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू ए, जी म्यू डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू जी। इसका जरूर खासतौर पर ध्यान रखेंगे। ये है हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर कोई आपसे पूछे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज हुआ क्यों है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर ऐसा क्या हो गया कि लाइट को अपना पाथ बदलना पड़ा। तो मीडियम के बारे में यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर में जाती है तो इसकी स्पीड में चेंज आता है। सीधी सी बात है, रेयरर मीडियम एक तरह से खाली रोड जैसी जगह हो गई है जहां पर लाइट तेजी से निकल जाएगी। खाली रोड मतलब व्हीकल जहां पर आप तेजी से निकाल सकते हैं तो वहां स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन अगर कहीं ट्रैफिक वाला रीजन है यानी कि डेंसर रीजन, वहां आप जानते हैं स्पीड चेंज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, आपको अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यही है, इट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए लाइट की स्पीड में चेंज आता है और इसी वजह से ये अपने डायरेक्शन को पाथ में चेंज ऑब्जर्व करती है या चेंज हो जाता है। इसमें जो याद रखने वाली बात है कि अगर रेयरर से डेंसर है, रेयरर टू डेंसर, तो ध्यान रखना है कि स्पीड रेयरर से डेंसर में डिक्रीज हो जाती है। कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपके यूज हो जाएगा, रेयरर से डेंसर में स्पीड डिक्रीज होती है। और उल्टा करेंगे डेंसर से रेयरर में, तो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि व्हीकल जब ट्रैफिक एरिया से खाली रोड पर आता है तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो स्पीड इंक्रीजेस, ये केस स्पीड इंक्रीज का होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आज की क्लास में हम इसमें इतना ही देखेंगे। आप इसे थोड़ी देर के लिए पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम इसमें यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी फिर इसमें अब धीरे धीरे आगे एक एक करके लेवल बढ़ता चला जाएगा। वो सारे टॉपिक्स जो आएंगे उनको हम देखेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।